नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पता है जो सामान्य हिंदी है उसके दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया किसी भी भाषा का व्याकरण, और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है शब्दावली। व्याकरण और शब्दावली दोनों ही क्या है, किसी भी भाषा के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और व्याकरण में हम वर्ण के जो हमने पहले की हमारी क्लासेस थी उसमें हमने क्या किया, वर्ण के बारे में पढ़ा। फिर वर्णों के आगे हमने वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन, संधि, समास, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी होंगी तो आप उनको देख सकते हैं। और वर्ण जो है, हमें पता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण है। और वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। लेकिन जो शब्द होते हैं, अब हम ऐसे ही कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लकम, तो ये क्या है? कहने को तो हम बोल सकते हैं कि एक शब्द है, लेकिन ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। शब्द वही होगा जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। अब जो सार्थक शब्द है, देखिए वो कैसे बना है, स प्लस अर्थ प्लस अक। इसमें स आपका उपसर्ग है और अ प्रत्यय, तो ये बना सार्थक। अब कोई शब्द लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है शब्द कलम। अब कलम क्या है, एक शब्द है और इसका सार्थक अर्थ है। जैसे ही मैंने कलम बोला तो आपके जो दिमाग में एक इमेज बनी, एक आकृति बनी, किस चीज़ की, पेन या कुछ भी, आपने कुछ ऐसा ही सोचा। फिर मैं शब्द लिखती हूँ कमल। अब कमल बोलने पर आपके दिमाग में जो आकृति बनी या चित्र बना वो बना कमल के फूल का। तो ये इसका भी कोई अर्थ है, सार्थक अर्थ है। अब मैं शब्द लिख देती हूँ लमक। अब देखिए, तीन ही वर्ण हैं, क ल म, इन्हीं का प्रयोग करके मैंने तीन शब्द लिख दिए। लेकिन ये जो हमारे पास दो शब्द हैं, इनका तो कोई सार्थक अर्थ निकल के आ रहा है। लेकिन जो तीसरा शब्द लिखा लकम, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। या आपने कोई शब्द सुना है लकम, लमक? नहीं सुना है ना? तो ये क्या है, ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ ही नहीं है। तो ये बात हुई शब्द की कि शब्द कैसे होते हैं। अब वर्ण के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे शब्द का वर्गीकरण। अब शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से। देख लेते हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। दूसरा आ गया हमारे पास रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा आ गया अर्थ के आधार पर। और चौथा आ गया व्याकरणिक या रूप या प्रयोग के आधार पर। अब ये तो हो गया 4 प्रकार का वर्गीकरण शब्द का। अब हम जो एक एक वर्गीकरण है इसको भी देखेंगे कि किस तरह से शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति, या जिसको हम स्रोत या इतिहास कहते हैं, उसके आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो देख लेते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों को वर्गीकृत किया गया है 5 प्रकार से। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि आपने बहुत सी किताबों पर ये 4 देखे हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है, आपने इनमें सिर्फ यही 4 शब्द देखे होंगे। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा है, इसमें जो शब्द हैं वो 5 प्रकार के हैं। मतलब उनका जो इतिहास है, अगर हम उसको देखें तो 5 तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है। तो हम क्या है, हम 5 की बात करेंगे, जिसमें
संकर शब्द को भी हम सम्मिलित करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तत्सम और तद्भव में। देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तत्सम शब्द हैं, यहाँ से 60% प्रश्न देखने को मिलते हैं, तद्भव से 30% देखने को मिलते हैं, और देशज विदेशज और संकर शब्द से 10% प्रश्न जो हैं हमें हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द की। देखिए इनको मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे क्या हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए जो है मैंने दोनों को एक साथ समझाया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम की। तत्सम बना कैसे है, देखो तत् प्लस सम, इन दो शब्दों के योग से बना है हमारा तत्सम शब्द। अब तत् का अर्थ होता है उसके। अब हम जब भाषा की बात कर रहे हैं, चलो आगे देख लेते हैं। और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान, किसके, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम भाषा की बात कर रहे हैं। और उसके समान बोला गया है तो मतलब मूल भाषा जो है उस मूल भाषा के समान, और मूल भाषा क्या है, हमारी संस्कृत है। दूसरी तरफ है हमारे पास तद्भव, ये बना है तत् प्लस भव से। तत् का अर्थ वही सेम उसके जो हमारी मूल भाषा है, और भव का अर्थ होता है होना या बनना, मतलब इसमें परिवर्तन होता है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो तद्भव शब्द होते हैं उसमें क्या होता है, मूल भाषा से परिवर्तित होकर नया शब्द बनता है। मतलब तत्सम में जो संस्कृत के शब्द हैं वो वैसे कि वैसे, और तद्भव में जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें परिवर्तन होकर वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आगे उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास शब्द है हस्त, तो हस्त क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये तत्सम। हाथ हो गया तद्भव। उसी तरह संध्या, और संध्या का तद्भव है शाम। ग्लास, गिलास। अब देखिए यहाँ पे शब्द है ग्लास। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आना चाहिए, कि ग्लास शब्द जो है ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गिलास हम उसको ऐसे ही हिंदी में बोलते हैं, तो फिर ये मैंने इधर क्यों लिखा है। देखिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आपके पास ग्लास शब्द दे देगा, या आपके पास गिलास शब्द दे दिया। मान लो उसने आपके पास गिलास शब्द दे दिया और आपसे पूछा कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो हमें पता है जो गिलास शब्द है वो निकला है अंग्रेजी भाषा के ग्लास शब्द से। तो अगर वहाँ पे देशज विदेशज ऑप्शन में नहीं होगा तो आप तत्सम उसको लगाएंगे। देखिए नीचे मैंने एक प्रश्न भी पूछा है, लिखा है, आप इसको देखेंगे। जैसे अस्पताल, ये क्या है, तद्भव शब्द है। अस्पताल का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास चिकित्सालय, हॉस्पिटल, वैधशाला, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मैक्सिमम लोग जो हैं इसका या तो वैधशाला सोचेंगे या तो चिकित्सालय बताएंगे, लेकिन जो हमारा अस्पताल शब्द है उसका जो तत्सम शब्द है वो है हॉस्पिटल। क्या है, इसका जो सही उत्तर है वो है हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल को ही अस्पताल हम हिंदी में बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हॉस्पिटल को बोलते हैं। मतलब ये निकल के कहाँ से आया है, अंग्रेजी भाषा के हॉस्पिटल शब्द से निकला है। अब अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो अगर वहाँ पे देशज और विदेशज ऑप्शन में नहीं होंगे तो आप तत्सम और तद्भव लेकर ही उनको चलेंगे। तो मूल शब्द हो गया अंग्रेजी का हॉस्पिटल, और उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में अस्पताल। तो ये हो गई तत्सम और तद्भव की बात, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द की पहचान संबंधी ट्रिक। अब देखिए ये नियम नहीं है, ये क्या है, ट्रिक है। तो ये जो ट्रिक है इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, प्रायः तत्सम शब्द में क्ष तथा तद्भव शब्द में ख पाया जाता है।
अब प्रायः लिखने का मतलब है कि 100% ये बात सही नहीं होगी। आप 90% ले सकते हैं या 99% ले सकते हैं, लेकिन 100% ऐसा नहीं होगा। लेकिन अधिकतर जो आपके तत्सम शब्द हैं उनमें क्ष और तद्भव शब्दों में ख देखने को मिलता है। जैसे आपके पास है तत्सम शब्द अक्षी, जिसका तद्भव हुआ आंख, क्ष का ख बन गया, क्षार का खार, क्षीर का खीर। अब तत्सम शब्दों में आप देख रहे हैं क्ष और तद्भव शब्दों में ख। तो ये एक ट्रिक है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर कि तत्सम शब्द में व तथा तद्भव शब्द में ब पाया जाता है। उदाहरण से देखते हैं। वणिक, वणिक का बनिया, वर्षा का बरसा, विवाह का ब्याह, वानर का बंदर, विद्युत का बिजली। तो यहाँ पे व था और इधर क्या बन गया, ब। फिर आगे है, देखिए इसमें था कि इसमें ये चीज़ होगी कि जो तत्सम शब्द हैं उनमें व ही होगा और तद्भव शब्दों में ब ही होगा। और आगे है प्रायः, प्रायः शब्द आ गया तो मतलब फिर ये बात 100% नहीं होगी, मतलब 100% वो शब्द वैसे ही नहीं होंगे। जैसे प्रायः तत्सम शब्द में श तथा तद्भव शब्द में स पाया जाता है। प्रायः का मतलब है कि जो तत्सम शब्द है वो सारे के सारे शब्द श से ही नहीं होंगे, स से भी हो सकते हैं। तो जैसे शाक है, शाक का हो गया साग, शुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, स्वसुर का ससुर। तो इधर क्या है, ये वाला स और इधर श। आगे है अगली ट्रिक है हमारे पास। प्रायः तत्सम शब्द में य तथा तद्भव शब्द में ज पाया जाता है। अब तत्सम शब्द है युग और तद्भव शब्द है युग का हो गया जुग, क्योंकि य की जगह आया हमारा ज। यजमान का हो गया जजमान, योगी का हो गया जोगी, यम का हो गया जम। इसके बाद जो अगली ट्रिक है वो है री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब ये 100% होता है ऐसा। जो री वाले शब्द आते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। जैसे श्रृंगार, अब ये क्या है, री की मात्रा है, तो श्रृंगार का तद्भव हो गया श्रृंगार, घृत का हो गया घी, मृतिका का हो गया मिट्टी, गृहिणी का हो गया घरनी। तो जब आपको री की मात्रा या री दिख जाएगा तो वो आपके हो जाएंगे तत्सम शब्द। आगे है यदि त्र का प्रयोग, प्रायः त्र जो है, त्र का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। फिर से प्रायः शब्द लग गया तो मतलब 100% ऐसा नहीं होगा, 90% आप लेकर चल सकते हैं। जैसे रात्रि का हो गया रात, तत्सम शब्दों में प्रयोग होगा त्र और तद्भव शब्दों में त्र नहीं होगा। राजपुत्र का हो गया राजपूत, मित्र का हो गया मीत, पत्र का हो गया पत्ता। आगे है चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। अब जिन शब्दों में चंद्र बिंदु दिख गया वो सभी होंगे आपके तद्भव। तत्सम शब्दों में चंद्र बिंदु नहीं होता। जैसे चंद्र का हो गया चांद, मुख का मुंह, पंच का पांच, पुच्छ का पूंछ, लंग का लंगड़ा। इसके आगे का नियम है र का रूप प्रायः तत्सम शब्दों में पाए जाते हैं। र के रूप के कैसे कैसे, अब हमने देखा है पाई वाले शब्दों के साथ र इस तरह प्रयोग होता है, फिर रेफ का र इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, र के रूप हैं, तो इनका प्रयोग किसके साथ होता है, तत्सम शब्दों के साथ होता है। जैसे, और प्रायः लिखा है तो मतलब सभी के साथ नहीं होगा लेकिन ज़्यादा शब्दों के साथ होगा। द्विपहरी का हो गया दोपहरी, व्याघ्र का हो गया बाघ, स्पर्श का हो गया पर्स, प्रस्तर का हो गया पत्थर। ये बात की हमने तत्सम और तद्भव शब्दों की।
अभी इसके आपने और शब्द देखने हैं तो मैंने वीडियो के लास्ट में जो है तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में कुछ मतलब इसके और उदाहरण डाले हैं। आप उनको देख सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। जैसे आश्चर्य का हो गया आपका अचरज, अंध का अंधा, अर्ध का आधा, ये सारे क्या हैं आपके तत्सम और तद्भव शब्द हैं। आप इनको देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये बात हो गई तत्सम और तद्भव की। इसके बाद हम आगे करेंगे देशज शब्द। अब देशज शब्द कौन से होते हैं? उन शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द जिनके स्रोत का कोई पता ना हो, मतलब इनका कुछ पता नहीं होता कि ये शब्द कहाँ से आए हैं। जैसे जो देशज शब्द हैं वो कैसे होते हैं? अंगड़, खंगड़, अलबेला, ओझल, आहट, उमंग, उटपटांग, ये हमारे देशज शब्द हैं। इनके स्रोत का पता नहीं है कि ये किस भाषा से आए हैं या किस बोली से लिए गए हैं। इसके आगे है हमारे पास विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द शब्द क्या होते हैं? विदेशी भाषा से हमारी भाषा हिंदी में आए हुए विदेश शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, हमारी हिंदी भाषा जो है ये एक ऐसी भाषा है, इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये किसी भी लोक प्रचलन में जो शब्द मतलब अत्यधिक लोक प्रचलन में होता है उसको अपना लेती है हमारी हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में जो है अलग अलग भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। जैसे हम कुछ भाषाओं की यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हमारे पहले बात करेंगे हम अरबी भाषा के शब्द। अब अरबी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं वो हैं, देख लीजिए। जैसे हमारे पास शब्द है मर्जी, कदम, आखिर, हक, आदत, मतलब, फ़ायदा, दिमाग, आदत। अब देखिए ऐसे हम इनको पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हिंदी भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन ये सब जो हैं अरबी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए ये टॉपिक आपको दो तरह से मदद करेगा। एक तो आपको पता लग रहा है कि ये हैं हमारे विदेशज शब्द। दूसरा आपको ये भी साथ में पता लग रहा है कि ये किस भाषा के शब्द हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है, शब्द दे देगा और पूछ लेगा कौन सी भाषा का शब्द है। ऑप्शन में आपके पास दे देगा अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। तो क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शब्द हैं हमारी अरबी भाषा के, जिनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ये इनकी भी आगे मैंने लिस्ट डाली हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये बात हुई अरबी भाषा की। अब फ़ारसी भाषा के शब्द भी हिंदी भाषा में हैं। कौन-कौन से कुछ शब्द हैं? जैसे अफ़सोस हो गया, अंगूर, चिराग, जादू, लगाम, पैदावार, गोला, तेज़। अब ये शब्द हैं फ़ारसी भाषा के। फिर इसके आगे देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द कौन-कौन से हैं? काबू, बुलबुल, तलाश, चाकू, लाश, चमचा, चारपाई, बहादुर। अब देखिए इन शब्दों को पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी हिंदी भाषा के अपने शब्द हों, लेकिन ये अपने नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। आगे हैं पश्तो भाषा के शब्द। कौन-कौन से? अखरोट, नगाड़ा, गड़बड़, पटाखा, मटरगश्ती, पठान, गुंडा। फिर आगे पुर्तगाली या जिसको पुर्तगीज शब्द बोलते हैं, कमरा, गोदाम, कमीज, बाल्टी, गोभी, अलमारी, गमला, काजू, पपीता। ये हैं पुर्तगाली शब्द। ये बात हो गई विदेशज शब्दों की। और विभिन्न देखिए सिर्फ इन्हीं भाषाओं से नहीं, जैसे हमारी अंग्रेजी होगी, और भी बहुत सी भाषाएं हैं जिनसे हिंदी भाषा में शब्द लिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे शंकर, या जिसको हम बोलते हैं मिश्रित शब्द। अब इसको मिश्रित शब्द क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो है दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर बने हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी में ऐसे भी शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब जो शब्द दो भाषाओं को मिलाकर बने हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है उपबोली, बैलगाड़ी, छायादार, विज्ञान, विज्ञापनबाजी, जेब कट,
कार, चमकदार, मालगाड़ी, तहसीलदार, मसालेदार, जेलखाना, ऑफिस कर्मचारी। ऑफिस इंग्लिश का शब्द हो गया और दूसरा हिंदी का। तो ये क्या है, ये दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर शब्द बनाया गया है, इसलिए इसको हम संकर शब्द या मिश्रित शब्द कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे मैंने लिस्ट डाली है तत्सम तद्भव शब्दों की। ये भी आपके तत्सम तद्भव शब्द हैं, ये भी। इसके आगे आपके देशज शब्द, देशज शब्द वही जिनका हमें पता ही नहीं है कि स्रोत कहाँ से। इधर देख लेते हैं, ये शब्द जो संस्कृत के शब्दों से नहीं बने बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थिति एवं आवश्यकतावश निर्मित होकर हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से तो आए नहीं हैं, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, कौन सी भाषा है उसका पता नहीं है, मतलब आवश्यकता के अनुसार ये प्रचलन में आ गए। जैसे लकड़ी, खिड़की, थैला, लागू, पैनी, घरौंदा, पगड़ी, लुटिया, खोट, रोटी। देखिए रोटी भी हमारा देशज शब्द है। चाल, बेटा, दाल, पड़ोसी, ये क्या है, गड़बड़ी, ये सारे हमारे देशज शब्द हैं। ये भी देखिए गाड़ी, ढांचा, ये सारे क्या हैं, ये देशज शब्द हैं। फिर विदेशज शब्द हमने पढ़ा। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशज या विदेशी कहलाते हैं। अब कहाँ से आए, जब विदेशी जातियों के संपर्क में हम लोग गए तो क्या है, उनकी भाषा के शब्दों को हमने सीखा, और जब उनको सीखा तो हमने उनका प्रयोग किया। जैसे महीनों के नाम हैं, जैसे मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी क्या है, विदेशी शब्द हैं। हम टिफ़िन बोलते हैं तो वो भी विदेशी शब्द है। डेस्क हो गया, डायरी, ड्रामा, कैदी, कैंची, सर्कस, अनार, ये सब क्या हैं, ये हमारे विदेशज शब्द हैं। तो यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए आप इनके नोट्स बनाइए, जितना आप खुद अभ्यास करेंगे, खुद लिखेंगे चीज़ों को, उतनी वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक आसान है, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी है आप इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से इसको पढ़ें और शब्द पढ़ें, ताकि आपका जो देशज विदेशज शब्द है आपको, या तत्सम तद्भव शब्द हैं, उनका आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।